बॉडी फ्लूइड्स एंड सर्कुलेशन। थोड़ा बहुत इसमें आरबीसी वगैरह के बारे में, डब्ल्यूबीसी वगैरह के बारे में हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था, इससे आगे कंटिन्यू करेंगे। एक सबसे इंपॉर्टेंट बात मैं आपको इसमें बता दूं कि आप इसमें मोस्ट इंपोर्टेंटली कुछ चीजें ध्यान रखेंगे कि ब्लड का टॉपिक इस चैप्टर से ज्यादा पूछ लिया जाता है, इसीलिए इसके अंदर आपको थोड़ा मैं डिटेल्ड करवा दे रहा हूं। देखिए इसके अंदर आप बॉडी फ्लूइड और सर्कुलेशन में हम लोगों ने ब्लड सेल्स पढ़ी थी। ब्लड सेल्स या बताया गया तब कि इन्हें फॉर्म्ड एलिमेंट्स या बहुत जगह सिर्फ लिखा होगा ब्लड कॉर्पसल्स सिंपली। और तो ब्लड सेल में तीन बातें पढ़ी गई थी, आरबीसीज, डब्ल्यूबीसीज एंड ब्लड प्लेटलेट्स। आरबीसीज इरिथ्रोसाइट्स बोलते हैं, डब्ल्यूबीसीज ल्यूकोसाइट्स, ब्लड प्लेटलेट्स थ्रोम्बोसाइट्स, या इसका एक नाम और बताया था मैंने, आप इसको याद रखिएगा, इसको मेगा कैरियोसाइट बोलते हैं, दैट पर्टिकुलर विच हैज लार्ज न्यूक्लियस। तो ये आप ब्लड सेल में इंपॉर्टेंटली ध्यान रखते हैं। अभी यहां जो हमें इंपॉर्टेंट ध्यान रखना हो क्या कि आप नॉर्मली क्या पढ़ते हैं, जो ब्लड सेल फॉर्मेशन होती है, अगर मैं विद रिस्पेक्ट टू ह्यूमंस या मैमल्स की मेनली बात करूं, मोस्टली एनिमल में भी सब में, तो आपको पता है कि अगर एनिमल के रिस्पेक्ट में एक इंपॉर्टेंट बात की जाए कि कहां ब्लड सेल बनती है, तो याद रखिएगा मेनली ब्लड सेल सिंथेसिस में जहां पे सारा ब्लड सेल बनता है वो प्लेस है बोन मैरो। मेनली इट्स सिंथेसिस occurs inside bone marrow। अभी एक इंपॉर्टेंट बात, बोन मैरो जो है उसे एक स्पेशल नाम से बुलाते हैं, इन्हें बोला जाता है हेमो या हेमोपोएटिक सेल्स, या टिश्यूज लिख लें आप, या फिर हेमेटोपोएटिक टिश्यूज। आप इन्हें इन दो नाम से बुलाते हैं, हेमो मीन्स ब्लड और पोएटिक मीन्स सिंथेसिस होता है, तो इन्हें हेमोपोएटिक टिश्यूज या हेमोपोएटिक बोल दें आप, या हेमोपोएटिक या हेमाटोपोएटिक टिश्यूज के नाम से सिंपली आप इन्हें बुलाते हैं, जो ब्लड सेल सिंथेसाइज करेंगे। मेनली कहां होती है ब्लड सेल की सिंथेसिस? बोन मैरो में। कुछ कुछ बातें ध्यान रख लीजिएगा, सारे ब्लड सेल की मैं बात कर रहा हूं, लेकिन अगर आप आरबीसी के पास जाएंगे तो आरबीसी की सिंथेसिस जो है आपकी बोन मैरो में तो होती है, लिवर और स्प्लीन में भी होती है। सिंथेसाइज इन बोन मैरो, लिवर एंड स्प्लीन, यहां इनकी सिंथेसिस आपको मेनली देखने को मिलती है। ये सारी सिंथेसिस की अगर बात करते हैं तो आरबीसी में थोड़ा सा स्पेसिफिक इनको भी ध्यान रखिएगा, लिवर और स्प्लीन को आप मोस्ट प्रोबेबली इसको अगर समझे तो। अभी यहां पर सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आता है, आपको पता है बोन मैरो हेमाटोपोएटिक टिश्यू है, और टिश्यूज कॉमनली यू कैन से ग्रुप ऑफ सेल्स, ग्रुप ऑफ सेल्स बोला जा रहा है, सिंपल तौर पे समझिए ग्रुप ऑफ सेल्स। अब यहां याद क्या रखना है, क्योंकि बोन मैरो की सेल्स डिवाइड करेंगी और तब वो नई सेल्स लाएंगी डिफरेंट डिफरेंट टाइप की, लाइक आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स। बिना डिवीजन के तो होगा नहीं। मान लो बोन मैरो में कुछ 1000 सेल्स होंगी,
वो फर्दर डिवाइड करेंगी तभी आरबीसी डब्ल्यूबीसी ब्लड प्लेटलेट्स को लाएंगे। तो याद क्या रखना है कि जो सेल डिवाइड करने की एबिलिटी रखते हैं किनके अंदर, एनिमल्स के अंदर, उन्हें आप स्टेम सेल बुलाते हैं। बिल्कुल यहां पे मैं क्लियर कर दूं एक बात क्या बोल रहा हूं। तो स्टेम सेल्स क्या है, these are dividing cells of animals। जैसे आप पढ़ते हैं मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज किनमें, प्लांट्स के अंदर, तो ऐसे ही एनिमल में कुछ डिवाइडिंग टिश्यूज या सेल्स हैं, उन्हें आप स्टेम सेल्स के नाम से बुलाएंगे। अब यहां याद क्या रखना है, बोन मैरो की एक एक सेल को नाम बुलाते हैं हेमाटोपोएटिक स्टेम सेल्स। कई बार लिखा रहता है इसको कॉल्ड एज या इट्स सेल्स कॉल्ड एज HSC, शॉर्ट फॉर्म में लिखा होता है HSC या सीज। और ये HSC का मतलब क्या है, हेमाटोपोएटिक स्टेम सेल। सिंपली कैसे याद रखेंगे, इनको क्या बुलाया जा रहा है, HSC मीन्स हेमाटोपोएटिक स्टेम सेल्स, मीन्स वो सेल्स जो स्टेम सेल हैं और लेकिन स्टेम सेल है लेकिन डिवाइड करके कौन सी सेल बना सकते हैं, बस आरबीसी डब्ल्यूबीसी और ब्लड प्लेटलेट्स। मींस ये सिर्फ ब्लड सेल के लिए स्टेम सेल है। जैसे अगर मैं बात करूं कुछ स्टेम सेल आप पढ़ते हैं स्पेसिफिक जो स्पर्म बनाएंगे, तो स्पर्म सेल वाले अलग हैं स्टेम सेल, तो यहां इनको HSCs हेमाटोपोएटिक स्टेम सेल के नाम से बुला लिया जाएगा। तो ये सिंपल इंफॉर्मेशन पहले कि ब्लड में आप इंपोर्टेंटली पहली बात ध्यान रखेंगे कि ब्लड सेल की फॉर्मेशन किस तरह से होती है। बोला जा रहा है कि इसमें प्रॉपरली कि आरबीसी इसकी अलग नाम इसका है एरिथ्रोसाइट्स, और आरबीसी या एरिथ्रोसाइट की सिंथेसिस को एक प्रोसेस से बुलाते हैं जिसे बोलते हैं एरिथ्रोपोएसिस। क्लियर? एरिथ्रोपोएसिस मेनली कहां होता है, लिवर में, स्प्लीन में। और याद ये रखेंगे जब लिवर की बात करेंगे तो लिवर के अंदर एक स्पेशलाइज्ड प्रोटीन या एंजाइम होता है जिसे नाम बुलाते हैं एरिथ्रोपोएटिन। वो नीडेड होगा किसके लिए, फॉर एरिथ्रोपोएसिस। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको जरा आप ध्यान रखेंगे। एरिथ्रोपोएटिन जिसकी लिवर में रिक्वायरमेंट है किसके लिए, एरिथ्रोपोएसिस के लिए। बट एरिथ्रोपोएटिन वाला प्रोटीन बनके कहां से आता है लिवर में, तो कहां होती है सिंथेसिस, किडनीज में। सिंथेसाइज इनटू किडनीज एंड देन ट्रांसफर टू लिवर। लिवर में ट्रांसफर की जाती है किडनी से एरिथ्रोपोएटिन प्रोटीन या एंजाइम को। तो पहली इंपॉर्टेंट बात इनके अंदर आपको देखने को मिलेगा एरिथ्रोपोएसिस में, तो एरिथ्रोसाइट से लिंक आपको ये सिंपल बात समझ में आनी चाहिए। उसके बाद दूसरी इंपॉर्टेंट बात क्या है आरबीसी के बारे में, देखिए आरबीसी जो होते हैं मैमल्स में, मोस्टली मैमल्स में एक कैमल को छोड़कर सारे न्यूक्लिएटेड होते हैं। इन मैमल्स, सॉरी, इन्यूक्लिएटेड विदाउट न्यूक्लियस, these are without nucleus। कई बार
विदाउट न्यूक्लियस को ई न्यूक्लिएटेड वर्ड लिखते हैं, एक्सेप्ट कैमल। कैमल हैज न्यूक्लिएटेड आरबीसीज। पहले यहां इस बात को समझ लें कि इसके अंदर खासियत क्या होती है। देखिए ऐसा होने का रीजन क्या होता है, मैं आपको बताऊं एक चीज। जब आरबीसी जो है, अगर आप इसका रोल थोड़ा समझें तो आपको पता होगा एरिथ्रोसाइट्स या आरबीसी का रोल है टू ट्रांसपोर्ट गैसेस थ्रू ब्लड, ब्लड वेसल्स के थ्रू। रोल इज टू ट्रांसपोर्ट गैसेस थ्रू ब्लड वेसल्स। आर्टरीज और वेन्स में ये ब्लड वेसल्स के अंदर ब्लड ट्रांसपोर्ट करें। अब यहां पर इसकी स्पेशलिटी क्या है कि ये आरबीसी का शेप, ये है ब्लड वेसल्स। क्या होना चाहिए, आरबीसी का शेप कुछ ऐसा होना चाहिए कि इजीली ब्लड वेसल्स से पास हो, ऐसा ना हो फंस जाए उसके अंदर। तो इसलिए मोस्टली मैमल्स में जो आरबीसी होती है वो बाइकॉनकेव शेप होती है। इसको समझिएगा जरा आप, बाइकॉनकेव या स्फेरिकल शेप। क्या बोल रहा हूं मैं कि जब आप बात करेंगे, सिंपली क्या बोला मैंने कि जितने भी मैमल्स हैं उनकी आरबीसीज न्यूक्लिएटेड है, विदाउट न्यूक्लियस। सिर्फ एक कैमल को छोड़कर, यहां पढ़ेंगे इसका एक्सेप्शनल केस। तो यहां पर पहली बात कि ऐसा क्यों है कि सब में विदाउट न्यूक्लियस है, तो इसका अपना रीजन है। आरबीसी जो कि गैसेस कैरी करेगा वो ब्लड वेसल्स से आसानी से पास होना चाहिए। पास होने के लिए इसका एक पर्टिकुलर शेप होना चाहिए ताकि आराम से पास हो जाए। तो उसके लिए आरबीसी का शेप होता है बाइकॉनकेव या फिर डिस्क लाइक, फॉर इजी पासेज थ्रू ब्लड वेसल्स। It has biconcave or disc-like shape। समझते हैं आप बाइकॉनकेव, ये ऐसे बहुत सीढ़ी की तरह। अब ये डिस्क लाइक शेप की सबसे खास बात क्या है कि डिस्क लाइक शेप में इसका जो वॉल्यूम होता है वो कम होता है। मतलब जो इसका पूरा वॉल्यूम होगा इस पूरे सेल का कम होता है। तो अगर इसमें न्यूक्लियस और आ गया तो वॉल्यूम और कम हो जाएगा। तो डिस्क लाइक शेप का प्रॉपर वॉल्यूम या वॉल्यूम बढ़ाने के लिए, ताकि ज्यादा अमाउंट में ऑक्सीजन को एब्जॉर्ब करें। क्यों एब्जॉर्ब करेंगे, क्योंकि ज्यादा अमाउंट में क्या आ सकता है इसके अंदर, फिर हेमोग्लोबिन। मैं फिर बात बोल दे रहा हूं, क्या बोल रहा हूं, डिस्क लाइक शेप होगा, अगर न्यूक्लियस रहा तो ये वॉल्यूम ऑक्यूपाई करेगा कुछ, तो ऑल ओवर वॉल्यूम घटेगा, और वॉल्यूम घटा तो हेमोग्लोबिन का अमाउंट इसमें कम आएगा। तो न्यूक्लियस ना होने से क्या होता है, वॉल्यूम बढ़ता है, इससे ज्यादा अमाउंट में हेमोग्लोबिन आएगा आरबीसी में, और ज्यादा हेमोग्लोबिन मींस ज्यादा ऑक्सीजन के साथ कॉम्बिनेशन और ज्यादा ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट। तो बाइकॉनकेव शेप होने का क्या फायदा है, so it has less volume and that's why for increasing volume nucleus absent। वॉल्यूम बढ़ाने के लिए क्या एब्सेंट हो गया, न्यूक्लियस एब्सेंट हुआ। और इसका बेनिफिट क्या होगा,
this will enhance volume for more hemoglobin, हेमोग्लोबिन बढ़ने के लिए। तो ये तो मैमल्स में बोल रहा हूं कि ऐसा शेप होने की वजह से सरफेस वॉल्यूम उसका कम है, इसलिए वॉल्यूम बढ़ाने के लिए क्या होना चाहिए, एब्सेंट, न्यूक्लियस हो जाएगा एब्सेंट, तो कुछ जगह और बन जाएगी और उससे प्रॉपर हेमोग्लोबिन उसमें अवेलेबल मिलेगा आपको। अभी उसके बाद आगे चले इसके अंदर, तो पहला ये एक्सेप्शन कि भाई मैमल्स में एक्सेप्शन क्यों है ये कैमल, तो इसका सीधा आंसर, कैमल का जो वो सेल होती है आरबीसी की, वो बाइकॉनकेव या डिस्क लाइक नहीं होती। कैमल की सेल इकलौती ऐसी है मैमल में जिसका शेप जो होता है ओवाल शेप होता है। ओवाल में समझते हैं आप, वो अंडाकार शेप, और उसकी वजह से उसमें वॉल्यूम की दिक्कत नहीं होती, इसलिए न्यूक्लियस मेंटेन रहता है, उसको डिमिनाइज होने की या उसको खत्म होने की जरूरत नहीं पड़ती है। क्या बोला जा रहा है इसमें कि जो ये आगे हैं कि इन मैमल्स ओनली कैमल हैज nucleated RBCs because camel has oval shaped RBCs, so have proper volume, इसलिए इसके अंदर न्यूक्लियस के लॉस होने की कोई रिक्वायरमेंट ही नहीं है, कोई जरूरत ही नहीं पड़ रही है। तो इसको आप बोल रहे हैं आरबीसीज में बेसिकली आप टॉपिक समझती। बाकी ध्यान रखिएगा, एक्सेप्ट मैमल्स all vertebrates have nucleated RBCs. मैमल को छोड़कर बाकी सारी वर्टिब्रेट्स में कौन कौन आ रहा है, इसमें एम्फीबियन भी आते हैं, बर्ड्स भी हैं, रेप्टाइल्स भी हैं, एंड फिशेस सब है। तो सिर्फ मैमल्स में न्यूक्लिएटेड आरबीसी नहीं होती है, बाकी सब में मिलेगी आपको न्यूक्लिएटेड आरबीसी। तो वही रीजन है क्योंकि इनमें से किसी का न्यूक्लियस जो है, या बोलते हैं आप आरबीसी जो है, सॉरी आरबीसी जो है वो बाइकॉनकेव शेप नहीं है, बिकॉज ऑल डू नॉट हैव biconcave shaped RBCs, so no problem in the volume, वॉल्यूम की कोई प्रॉब्लम इसके अंदर नहीं होती सेल में, वॉल्यूम ऑफ द सेल, सेल के वॉल्यूम में कोई खास प्रॉब्लम आपको नहीं मिलेगी। न्यूक्लिएटेड आरबीसी की अगर बात करते हैं किसमें होती है, सारे वर्टिब्रेट्स में, बर्ड्स वगैरह सब में, और इनमें आरबीसी में ही आप एक इंपॉर्टेंट बात और ध्यान रखेंगे, मैंने ये चारों पांचों लिखे हैं, एम्फीबियन, मैमल, मैं इसको अगर फर्स्ट बोल रहा हूँ, सेकंड बोल रहा हूँ, थर्ड बोल रहा हूँ, फोर्थ, और ये मैमल को फिफ्थ, तो जितने भी ये वर्टिब्रेट्स हैं, एक बात ध्यान रखनी है आपको, इनमें जितने भी ये सारे वर्टिब्रेट्स की अगर बात करेंगे तो सबसे बड़ी आरबीसी साइज में बड़ी एम्फीबियन की होती हैं और सबसे छोटी आरबीसी मैमल्स की होती हैं। तो क्या है, स्मॉलेस्ट आरबीसीज इन ऑल मैमल्स, all vertebrates
और एम्फीबियन में लार्जेस्ट आरबीसीज इन ऑल वर्टिब्रेट्स। सारे वर्टिब्रेट्स में सबसे बड़ी आरबीसीज एम्फीबियन की, सबसे छोटी आरबीसीज किसकी, मैमल्स की होती है। इसको आप प्रॉपर्ली इसमें ध्यान रखेंगे। क्लियर? ये आरबीसी के बारे में। बाकी एक छोटी सी इंफॉर्मेशन कि अगर आप आरबीसी के रिस्पेक्ट में कुछ कर रहे हैं तो आरबीसी में आपको एक इंपॉर्टेंट बात क्या पता होनी चाहिए कि आरबीसीज की जब भी बेटे हम बात करते हैं तो आरबीसीज की सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि ये ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट करते हैं। कैसे? इनके पास होता है हेमोग्लोबिन और इसी की वजह से रेड भी होते हैं। दे आर ऑफ रेड कलर्ड ड्यू टू हेमोग्लोबिन Hb। और हेमोग्लोबिन ही वो पिगमेंट है जो ऑक्सीजन से बाइंड करता है और उसे ट्रांसपोर्ट करता है। क्या है? विल बाइंड टू ऑक्सीजन फॉर ट्रांसपोर्ट। ऑक्सीजन से बाइंड करता है और ट्रांसपोर्ट करता है तो उसको आप बोल देते हैं आरबीसी। इसलिए क्या होता है? रेड कलर का मिलेगा आपको। और इसमें एक बात ध्यान रखना, एक हेमोग्लोबिन का मॉलिक्यूल 4 ऑक्सीजन मॉलिक्यूल से बाइंड करता है। क्या है? अ सिंगल हेमोग्लोबिन मॉलिक्यूल will bind with 4 oxygen molecules। 4 ऑक्सीजन मॉलिक्यूल से ये बाइंड करेगा हेमोग्लोबिन का जो एक मॉलिक्यूल होगा। और अगर आप एक नॉर्मल ह्यूमन बीइंग में हेमोग्लोबिन की अमाउंट की बात करेंगे तो आप बिल्कुल इसको भी याद रख लें कि अगर आप हेमोग्लोबिन की अमाउंट की बात करेंगे एक नॉर्मल ह्यूमन बीइंग में तो ये मैं बोल दूं फॉर ट्रांसपोर्ट लिखा है ये। और अगर मैं बात करूं तो क्या है, एक हेमोग्लोबिन का मॉलिक्यूल 4 से कंबाइन करेगा ऑक्सीजन से ट्रांसपोर्ट के दौरान। और एक बात ध्यान रखेंगे कि अगर मैं विद रिस्पेक्ट टू ह्यूमंस की बात करूं तो ह्यूमंस के रिस्पेक्ट में हेमोग्लोबिन का अमाउंट होता ही कितना है? तो आप कुछ याद होगा आपको, ये आरबीसी बताया था मैंने 5 से 5.5 मिलियंस पर मिलीमीटर क्यूब ऑफ ब्लड, इतना होता है। अब विद रिस्पेक्ट टू ह्यूमन अगर हेमोग्लोबिन का कंटेंट पूछे कितना होता है तो उसके लिए बिल्कुल सिंपल चीज कि आपको एक बात ध्यान रखनी है। मान लीजिए आप कोई 100 ml ब्लड निकाल लेते हैं अपनी बॉडी का। आपने एक टेस्ट ट्यूब ली 100 ml की, उसमें 100 ml में ब्लड भर लिया पूरा टेस्ट ट्यूब में, मतलब आपने 100 ml अपना ब्लड लगा निकाल लिया। तो इस 100 ml ऑफ ब्लड में कितना अमाउंट हेमोग्लोबिन का है वो हम यहाँ पे देख रहे हैं। तो 100 ml के हिसाब से हेमोग्लोबिन कंटेंट निकाला जाता है। जैसे अगर मैं बात करूं मेल्स के अंदर तो वो होता है कुछ 14 to 16 ग्राम हेमोग्लोबिन पर 100 ml ऑफ ब्लड। तो ये विद रिस्पेक्ट टू ह्यूमन किसकी बात हो रही है? हेमोग्लोबिन कंटेंट की बात हो रही है कि हेमोग्लोबिन का कितना कंटेंट है। तो मेल्स में कितना बोल रहा हूं मैं कि मेल्स में 14 to 16 ग्राम होगा पर 100 ml ऑफ ब्लड। वहीं फीमेल्स में 11 to 13 ग्राम पर 100 ml ऑफ ब्लड। ठीक, फीमेल में 11 to 13 ग्राम पर 100 ml ऑफ ब्लड। थोड़ा बहुत ऊपर नीचे होगा, कभी 11 का 10 भी होता है।
लेकिन नॉर्मल पैरामीटर आप ह्यूमंस में ध्यान रखेंगे 14 टू 16 ग्राम पर 100 ml ऑफ ब्लड। और अगर बात करें आप इसके अंदर फीमेल्स में 11 टू 13 ग्राम पर 100 ml ऑफ ब्लड। एक मैं मोटे मोटे तौर पे आपको एक सिंपल सी बात बता दूं, कई बार क्या अगर मान लो पूछ ले आपसे पूरी बॉडी में हेमोग्लोबिन है ही कितना, तो बेटे आप एक बात समझते हैं 100 ml आपकी बॉडी में कितना ब्लड है, इन ह्यूमंस कितना है 6 टू 7 लीटर्स ऑफ ब्लड। और इसको मैं बोल दूंगा 6000 टू 7000 मिलीलीटर इतना ब्लड। अब बेटे आप बिल्कुल कैलकुलेट कर सकते हैं, अगर मैं एवरेज मान लूं कि एवरेज जो है कुछ 16 ग्राम है, इसमें 100 ml में क्या हेमोग्लोबिन बोला जा रहा है। तो आपको पता है 100 ml में 16 है तो 1000 में हो जाएगा 160, और 1000 मीन्स 1 लीटर। अगर 160 है 1 लीटर में तो 6 में कितना होगा 960। तो आप नॉर्मली कितना बोल देंगे अप्रोक्सीमेटली टोटल हेमोग्लोबिन किसी पर्सन के अंदर, ह्यूमन के अंदर कितना है, इतना अमाउंट आपको देखने को मिलता है। तो आप इसको बोल रहे हैं आरबीसी के बारे में कि आरबीसी आप बेसिकली किस तरह से बुलाया जाता है। क्लियर बात, ये आरबीसी की बात हो रही है। एक छोटी सी बात आरबीसी में और ध्यान रखेंगे आप कि आरबीसी की एक स्पेशल बात और क्या याद रखनी है आपको, अगर आप ह्यूमंस में चल रहे हैं, ह्यूमंस में जो भी एडल्ट में पढ़ा हमने ई न्यूक्लिएटेड आरबीसीज, अगर आप बात करते हैं ह्यूमंस में एम्ब्रियोनिक लाइफ में, एम्ब्रियो में, तो यहां न्यूक्लिएटेड आरबीसीज होती हैं। उसका रीजन भी क्या है, बिकॉज ऑफ डिफरेंट शेप। क्लियर। और जो ये एम्ब्रियोनिक लाइफ में न्यूक्लिएटेड आरबीसीज हैं, इन्हें आरबीसी नहीं बोलते, रेटिकुलोसाइट्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं, रेटिकुलोसाइट्स, इस नाम से बुलाया जाता है, रेटिकुलोसाइट्स के नाम से बुलाया जाएगा। और याद रखना एम्ब्रियोनिक लाइफ में लीवर तो बना नहीं है, तो एम्ब्रियोनिक लाइफ में एक रीजन होता है, उसे बोलते हैं योल्क सैक। एम्ब्रियो पढ़ेंगे तो बताएंगे, लेकिन यहाँ पे क्या है, एम्ब्रियोनिक लाइफ में होता है योल्क सैक, और जितने भी आरबीसी वहां बनने हैं कहां बनेंगे, रेटिकुलोसाइट्स योल्क सैक में बनेंगे। तो सिंथेसाइज इनटू योल्क सैक ऑफ एम्ब्रियो। तो बड़े सीधे शब्दों में एक बात और बता दूं मैं, एम्ब्रियोनिक लाइफ में अगर आपको बोले लिवर की तरह कौन काम करता है, तो ये एक्ट एज एम्ब्रियो लिवर। एम्ब्रियो के लिवर की तरह कौन काम करता है, तो वो है योल्क सैक। तो ध्यान रखेंगे एम्ब्रियो के लिवर की तरह कौन काम करता है, योल्क सैक काम करता है। दैट इज ऑल अबाउट आरबीसीज। तो आरबीसीज में इससे ज्यादा क्वेश्चन आई थिंक आपको आएंगे नहीं, तो इतना आप कर लीजिएगा। भाई कुछ रह गया होगा तो उसको करेंगे, अदरवाइज तो कुछ भी नहीं रहा है, इतना आप करेंगे तो आरबीसी में यू विल गेट सफिशिएंट मार्क्स। क्लियर। तो इतना आप आरबीसी के बारे में ध्यान रखें, तो ये आरबीसीज के बारे में ध्यान रखिएगा। ठीक, तो इतना आप कर लीजिएगा। थैंक यू।